गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 11वीं के लिए एक डेमो लेकर आ रहा हूँ। हालांकि ये मेरा स्टार्टिंग डेमो है कक्षा 11वीं के लिए, और कक्षा 11वीं के लिए आज हम प्रश्नावली 5 सम्मिश्र संख्या का अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं ये एक डेमो के रूप में लेके आ रहा हूँ और 11th और 12th में नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगा। तो लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि मैं एक बार डेमो देकर आप लोगों का रेस्पॉन्स ले सकूं और उसके अंदर जो कमी रहेगी वो आप लोग मुझे बता सको। इसी कारण मैं ये डेमो लेकर आ रहा हूं। तो प्रश्नावली 5 है कक्षा 11वीं में सम्मिश्र संख्या। प्रश्नावली 5 सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करते हैं हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में। कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक हमने संख्याओं का काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था और हमने देखा था कि दो ही तरह की संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक तो परिमेय संख्या मोस्टली और एक अपरिमेय संख्या। जितनी भी संख्याएं होती हैं इन दो संख्याओं के अंदर ही समाहित होती हैं, या तो वो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। और परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। जो हमने ये वास्तविक संख्याएं पढ़ी है ये हमारा कक्षा 10वीं का लेवल था। अब हम इसके अलावा एक संख्या पढ़ेंगे जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। आपने कक्षा 10वीं में भी इसका उदाहरण सुना होगा, जिसे रूट के अंदर माइनस वाली संख्या है। जैसे मैंने रूट के अंदर -1 ले लिया। अब हम सम्मिश्र संख्या से पहले आयोटा की अवधारणा समझते हैं कि आयोटा क्या होता है। इस अंडर रूट के अंदर -1 लिखा होता है जिसे हम आयोटा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम आयोटा की अवधारणा समझते हैं कि आयोटा होता क्या है। आयोटा की अवधारणा, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसका मान रूट में -1 होता है। यदि हम बात करें आयोटा का स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1 होगा। आयोटा क्यूब की बात करूं मैं, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा होगा, आयोटा की घात 4 आयोटा होगा, +1 होगा, और 1 आयोटा माइनस आयोटा होगा। ये जो आपके सामने 4 मान लिख रहे हैं आयोटा के मुख्य मान है, इनको याद रखिएगा डायरेक्टली। और डायरेक्टली याद रखने से हमारा इसमें बहुत समय बचेगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होगा, आयोटा की घात 4 का मान 1 होगा, और 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होगा। और इसके अंदर हम एक और नोट लिखकर बता देता हूं मैं आपको कि आयोटा की 4 लगातार घातों का योग हमेशा 0 होता है। योग बराबर क्या होता है? 0 होता है। आयोटा की कोई सी भी 4 लगातार घातें आ जाए, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं कि आयोटा की घात 62 या 22 ले लेते हैं, प्लस आयोटा की घात 23, प्लस आयोटा की घात 24 और प्लस आयोटा की घात 25। इन चारों लगातार घातों को अगर हम जोड़ेंगे तो योग 0 आएगा। एक्सप्लेन करके बता देता हूं मैं आपको कि कैसे 0 आएगा। हम देखते हैं कि आयोटा यहां पर 22 है। जैसे हम देखते हैं कि आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, तो हम इन प्रत्येक घात के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 4 का भाग दूंगा तो हमारे पास 4 का भाग देने के बाद बच जाएगी आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 5 चौको 20 और 2 बच रहा है आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा आयोटा की घात 3 और इसी तरह से यहाँ पे बचेगा आयोटा की घात 4, क्योंकि हम आयोटा की घात 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, वो उधर वास्तविक में चली जाएगी। तो हम जैसे ही 4 का घात जिसमें पूरी बार मान जाएगा या भाग जाएगा उसको हम आयोटा की घात 4 ही लिखेंगे। तो यहाँ से मैं आयोटा की घात 4 लिख दूंगा
प्लस यहां से क्या कितना बचेगा, आयोटा की घात 1, या इसको सीधा हम आयोटा लिख सकते हैं। बात करते हैं आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस का आयोटा, तो मैं डायरेक्टली यहां पे माइनस कर सकता हूं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आयोटा की घात 4 का मान +1 होता है और आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा की घात 4 का मान 1 और आयोटा की जगह आयोटा। अब हम देख सकते हैं कि ये प्लस का 1 माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा, टोटल कट गया, लास्ट में क्या बच रहा है, 0। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आयोटा की 4 लगातार घातों का योग हमेशा 0 होगा। जैसे आपको 4 लगातार घात दिख जाए, सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनका मान कितना हो जाएगा, 0। अब आगे बढ़ते हैं हम कि आयोटा की, तो आयोटा की अवधारणा हुई, जिसमें आपको ये 2 बातें याद रखनी है कि आयोटा का मान दे रखें और ये नोट। अब आते हैं हम सम्मिश्र संख्या के ऊपर, तो देखते हैं सम्मिश्र संख्या में क्या है। सम्मिश्र संख्या, ये टॉपिक डाल देता हूं मैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, a प्लस आयोटा b के रूप वाली संख्या, a प्लस आयोटा b के रूप वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसके अंदर a और जो b दिख रहा है आपको, दोनों वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। a और b दोनों वास्तविक है, और यदि हम इसके साथ आयोटा मिला देंगे तो हम इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, यानी काल्पनिक भाग, और इसको कहेंगे रियल पार्ट। तो यहां पर हम रियल पार्ट ऑफ z, जैसे हम चाहें तो इस सम्मिश्र संख्या को z से व्यक्त कर सकते हैं। z बराबर a प्लस आयोटा b होगा, और इसके अंदर जो a और b हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों वास्तविक हैं। आप b को काल्पनिक नहीं कहेंगे, क्योंकि b भी वास्तविक है, a भी वास्तविक है, लेकिन आयोटा के साथ गुणा हो रहा है तो ये वास्तविक भाग ना होकर काल्पनिक भाग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब है z का वास्तविक भाग हम a के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम आयोटा b के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। आगे चलते हैं हम, सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे हम निर्देशांक लिखते थे, कक्षा 10वीं के अंदर लिखे हमने निर्देशांक, सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब क्रमिक युग्म के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे मान के चलिए कोई हमें संख्या है z a प्लस आयोटा b। अब इस सम्मिश्र संख्या को हमें क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, z बराबर a, b। जैसे हम किसी संख्या के निर्देशांक लिखते थे, किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते थे, उसी तरह से हम सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जहां पर a वही रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसके माध्यम से हम इसको समझेंगे कि क्रमिक युग्म के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है z बराबर 2 माइनस 3 आयोटा, इस संख्या को हमें क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है, तो हम z बराबर 2, a का मान 2 है और b का मान -3 है। यहां पर माइनस है इसलिए माइनस, प्लस होता तो प्लस। तो हम इस तरह से सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं आए एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख के बताइए, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया कि ये मेरा डेमो है। आप जब तक मुझे कमेंट करके ये नहीं बता दोगे कि अच्छा आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है या कोई कमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। किसी को समझ में आ रहा है तो भी लिखिए और नहीं आ रहा है तो भी लिखिए, ताकि मैं आगे डेमो को बढ़ा सकूं। ठीक है, तो यहां से हम बात कर रहे थे कि सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में। आगे बात करेंगे हम कि सम्मिश्र संख्या की जो है, आगे उदाहरण देखते हैं एक बार कि भाई सम्मिश्र संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं।
सम्मिश्र संख्या, या हम पहले सबसे पहले एक और चीज बच गई है, संयुक्त सम्मिश्र संख्या, या संयुग्मी भी बोलते हैं इसको, संयुग्मी संख्या। यदि मान के चलिए कोई संख्या हमें दे रखी है सम्मिश्र संख्या, कौन सी, a प्लस आयोटा b, और इसके हमें संयुग्मी सम्मिश्र संख्या चाहिए, तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम z बार से व्यक्त करेंगे, z के ऊपर बार लगाते हुए व्यक्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a की जगह a केवल आयोटा के भाग वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो जो आयोटा b था यहाँ पे प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो अब a माइनस आयोटा b इस a प्लस आयोटा b की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। ये हमारे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का पार्ट हो। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक उदाहरण भी देख लेते हैं इसका, z बराबर 5 प्लस 7 आयोटा। अब हमें इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या चाहिए, तो वही z बराबर क्या हो जाएगा, 5 की जगह 5 और माइनस 7 आयोटा। उदाहरण एक और ले लेते हैं, z बराबर हमें दिया है माइनस के 4 प्लस के 3 आयोटा। तो हमें क्या करना है, z बराबर माइनस के 4, इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल इसका चेंज होगा, तो ये माइनस के 3 आयोटा। तो इस तरह से हमने दोनों दी गई सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को ज्ञात कर लिया। इस तरह से हम ये संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, जैसा मैंने आपको भी बताया था कि a रियल पार्ट ऑफ z है किसी सम्मिश्र संख्या को, ये सम्मिश्र संख्या है हमारे पास, और इसके अंदर आपको बताया था a रियल पार्ट ऑफ z और b को इमेजिनरी पार्ट आयोटा b को ऑफ z। यदि हम कहें कि इसका रियल पार्ट ऑफ z यदि 0 हो जाए, यानी जो वास्तविक भाग है यदि 0 हो जाए, तो संख्या शुद्ध काल्पनिक होगी, संख्या शुद्ध काल्पनिक होगी। और यदि दूसरे नंबर पे मैं बात की जाए कि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यदि मैं 0 कर दूं, तो जो संख्या है शुद्ध वास्तविक होगी, संख्या शुद्ध वास्तविक होगी। इस तरह से ये हमारी सम्मिश्र संख्याओं के बारे में मैंने कुछ आपको सामान्य जानकारी दी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके रेस्पॉन्स के बाद पढ़ेंगे, ताकि आपका अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं इसको आगे जरूर डालूंगा वीडियो, लेकिन उसके लिए मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं 11th और 12th नेक्स्ट ईयर लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।